ओके यस स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने लोकोमोशन मूवमेंट में हम लोगों ने ये देखा था कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के जो मूवमेंट्स होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले जो डिस्कस किया था वो अमोइबॉइड मूवमेंट डिस्कस किया था, जो ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफेजेस के अंदर होता है। फिर मैंने आपको बताया था सिलेरी मूवमेंट, जो मेनली जो है इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में होता है, जैसे कि ट्रैकिया के अंदर और फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोगों ने एक चीज और देखी थी कि जो मस्कुलर मूवमेंट है, जिसके वजह से हम लोग अपना मोस्ट ऑफ द बॉडी का पोस्चर चेंज कर पाते हैं और लोकोमोशन कर पाते हैं, वो मस्कुलर मूवमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स के कारण होता है। ठीक है, यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक 4th टाइप का मूवमेंट भी देखा था, जो फ्लैजिलर मूवमेंट होता है, जो स्पेसिफिकली किसके अंदर होता है, स्पर्म सेल्स के अंदर होता है, स्पर्मेटोजुआ के अंदर होता है। ठीक है, फिर वहां पे हम लोगों ने एक चीज और डिस्कस करी कि जो टाइप्स ऑफ मसल्स जो होती है, टाइप्स ऑफ मसल्स के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि जो मसल्स का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल ओरिजिन है, जहां पे हम लोगों ने एक एक्सेप्शन भी डिस्कस किया, जो आइरिस मसल है, सिलरी बॉडी मसल जो होती है वो एक्सेप्शन है, क्योंकि उसका जो ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स हम लोगों ने डिस्कस करी 639 मसल्स होती है, एंड 4 प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जो डिस्कस करी मसल्स की, जो आपको अभी भी याद होगी, जो एक्साइटेबल्स है ना, हम लोग बोलते हैं कि एक्साइटेबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मसल। फिर हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, इलास्टिसिटी एंड एक्सपेंसिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। ठीक है, फिर अब यहां से ही हम लोग आगे बढ़े थे, फिर हम लोगों ने देखा था कि टाइप्स ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, फंक्शन एंड अपीयरेंस। तो हम लोगों ने 3 है ना टाइप्स ऑफ मसल्स को आइडेंटिफाई किया था। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था स्केलेटल मसल्स, और स्ट्रिएटेड मसल्स भी बोला था हम लोगों ने इसको। इसका मैंने आपको पूरा शेप बताया था, मैंने आपको इसकी कंडीशंस बताई थी कि न्यूक्लियस की कंडीशन इधर क्या क्या है। तो एक बार वापस से क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोग। स्केलेटल मसल जो होती है वो सिलेंड्रिकल शेप होती है, अनब्रांच्ड होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, और जो न्यूक्लियस की पोजीशन होती है वो फेरी होती है। इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है वो अबंडेंट होती है, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है, इसके अंदर मैक्सिमम होता है ना। और पर्टिकुलरली अगर हम लोग बात करें कि इसका जो कंट्रोल होता है वो वॉलंटरी होता है या इनवॉलंटरी होता है, तो इसका कंट्रोल जो होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है वॉलंटरी। सीएनएस इसको कंट्रोल करता है। और स्केलेटल मसल्स आर एसोसिएटेड विद आवर स्केलेटल सिस्टम, बोन से एसोसिएटेड होती है। तो जहां जहां हमारा स्केलेटल सिस्टम है, जहां जहां बोन्स है, वहां वहां स्केलेटल मसल्स है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपको इधर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी स्केलेटल मसल्स में, जिसको हम लोग स्ट्राइएशन भी बोलते हैं। और स्ट्राइएशन का सिंपल मीनिंग मैंने आपको ये बताया था। स्ट्राइएशन का मतलब ये होता है अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड, मतलब कि कुछ जगह पे आपको मसल्स के अंदर क्या दिखेगा कि अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड का पैटर्न दिखेगा। इसी अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड के पैटर्न को हम लोग स्ट्राइएशन बोलते हैं। अगर कोई पूछ ले कि स्ट्राइएशन किसकी वजह से दिखता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि मसल्स के अंदर 2 इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, जो हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन। इस एक्टिन एंड मायोसिन के पैटर्न के कारण हम लोगों को क्या दिखता है, स्ट्राइएशन दिखता है। ठीक है, ये एक छोटी सी बात हम लोगों ने उधर देखी थी। इसके बाद में मैंने आपको स्मूथ मसल्स के बारे में बताया था। स्मूथ मसल का दूसरा नाम होता है अनस्ट्राइटेड मसल, मतलब इसके अंदर आपको स्ट्राइएशन का पैटर्न देखने को नहीं मिलता है, एक्टिन एंड मायोसिन का कोई भी पैटर्न देखने को नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा था इसका शेप जो होता है स्पिंडल शेप होता है। यहाँ पे मैंने एक फ्यूसीफॉर्म वर्ड भी बताया था, इसके दोनों एंड जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं, इसलिए इसको फ्यूसीफॉर्म बोलते हैं। अनब्रांच्ड होती है और यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन जो होती है वो सेंटर में होती है। ठीक है, जो ब्लड सप्लाई होती है थोड़ी कम होती है, ठीक है ना, कंपेरेटिवली टू अदर मसल्स कम होती है। स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो होता है इसका वो क्या होता है, लॉन्ग पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट रह सकती है मसल, ठीक है ना। तो स्लो होता है स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इसका। और इसको जो है कंट्रोल जो करने वाला जो सिस्टम है वो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है, तो इनवॉलंटरली कंट्रोल होती है ये। ठीक है, स्मूथ मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल होगी, ब्लड वेसल्स हो गई। जब हम लोग यूरिनरी ब्लैडर की बात करते हैं तो जितने भी इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स है वहां पे ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होती है, इनवॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट करती है विदाउट योर विल। ठीक है, इसके बाद में हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो कार्डियक मसल के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, लास्टली हम लोगों ने वहीं खत्म किया था हमारा लेक्चर। तो कार्डियक मसल जो होती है वो कार्डियक मसल जो होती है हमारी स्ट्राइटेड होती है अगेन, और पर्टिकुलरली यूनि न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस की पोजीशन सेंटर होती है। उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने कि उसके अंदर ब्रांचिंग देखने को मिलती है जो अदर 2 मसल्स में देखने को नहीं मिलती है, और उसके अंदर इंटरकलेटेड डिस्क देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे कि इंटरकलेटेड डिस्क जो होती है वो इंपल्स के प्रोपोगेशन में हेल्प करती है, और एज ए यूनिट पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो उसमें वो हेल्प करती है, क्योंकि इंटरकलेटेड डिस्क में कुछ जंक्शंस होते हैं जिसको गैप जंक्शंस हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कार्डियक मसल के बारे में देखा था। और कार्डियक मसल जो कंट्रोल है वो भी इनवॉलंटरी है। ठीक है, और कार्डियक मसल स्पेसिफिकली हमारी हार्ट की मसल से और कहीं लोकेटेड नहीं होती। इसके साथ ही हम लोगों ने
जो हमारा जो मेन चैप्टर है वो मेन चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, कि हमारा जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए कौन सी मसल इंपॉर्टेंट है, उधर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए हमारी जो मसल इंपॉर्टेंट है बेटा वो कौन सी है, स्केलेटल मसल, इसको स्ट्राइएटेड मसल भी बोलते हैं, और आप जानते हैं कि इसको इनवॉलंटरी मसल्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो प्योरली किसके बारे में, स्केलेटल मसल्स की पूरी डिटेलिंग देखेंगे हम लोग, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, फर्स्ट इसके ऊपर फोकस करिए। यहाँ पे जो देख रहे हैं बेटा आप साइड में, दिस पार्ट इज द बोन। ठीक है, तो ये वाला कौन सा पार्ट है, दिस इज द बोन। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स होती है दे आर एसोसिएटेड विद आवर बोन्स, जहां जहां बोन्स है वहां वहां क्या होगी, स्केलेटल मसल्स होगी। तो यहाँ पे बोन आपको दिख रही है, और बोन से मसल जो है, ये वाला पार्ट जो है बेटा मसल्स वाला है। तो मसल जो है वो डायरेक्टली बोन से नहीं जुड़ी हुई होती है, वो किसके थ्रू जुड़ी हुई होती है, वो जुड़ी हुई होती है टेंडन के थ्रू। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने एनिमल टिश्यूज के अंदर एक कॉन्सेप्ट सीखा है बेटा कि बोन को मसल से जोड़ने वाले जो टिश्यूज होते हैं वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और वो टेंडन कहलाते हैं। और जो बोन को बोन से जोड़ते हैं वो लिगामेंट होते हैं, वो भी आपके डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बोन से मसल का जो अटैचमेंट बता रहा हूं वो टेंडन के थ्रू होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आइए बेटा, जहां पे हम मसल्स स्टार्ट होती है, तो जो मसल्स जो फाइबर है हम लोग क्या है धीरे धीरे एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट पे देखेंगे, क्योंकि मसल इज मेड अप ऑफ मसल फाइबर, और मसल फाइबर क्या एक सेल है। ठीक है ना, तो मसल इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल मसल फाइबर, ये किससे बनी हुई होती है, बहुत सारे मसल फाइबर से बनी हुई होती है। और ये जो बहुत सारे मसल फाइबर का जो अरेंजमेंट है वो कैसे है, वो हम लोग इस डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आपको इस मसल की सबसे आउटर कवरिंग जो होती है, ठीक है, वो जो होती है उसको बोलते हैं एपीमाइसियम। ठीक है ना, कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। तो एपीमाइसियम सबसे आउटर कवरिंग है एपीमाइसियम। अब एपीमाइसियम क्या कर रही है, ये सर्कुलर है, और पर्टिकुलरली किसको सर्कुलेट कर रही है, ये बहुत सारे फेसिकल्स को सर्कुलेट कर रही है। ये आपके हो गए फेसिकल्स, जिसको हम लोग मसल बंडल्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस फेसिकल की जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं हम लोग पेरीमाइसियम। ठीक है, और इस फेसिकल के अंदर ईच फेसिकल कंटेन्स मैनी मसल फाइबर्स। तो इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं। तो मसल फाइबर्स आप देखिए बेटा, यहाँ पे ये रहे मसल फाइबर्स, ये सिंगल मसल फाइबर आपको दिख रहा है, और इधर बहुत सारे जो मसल फाइबर है, इसकी कवरिंग क्या कहलाएगी, इसकी कवरिंग कहलाएगी एंडोमाइसियम। ठीक है ना, इसकी कवरिंग कहलाएगी एंडोमाइसियम। तो बहुत सारे मसल फाइबर, और इस मसल फाइबर की सबकी कवरिंग क्या है, कॉमन कवरिंग को क्या बोल रहे हैं, एंडोमाइसियम बोल रहे हैं हम लोग। ठीक है, वापिस से रिपीट करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आप ये कट सेक्शन देख रहे हैं मसल का, तो सबसे आउटर में आपको जो ब्लू कवरिंग जो दिख रही है वो क्या दिख रही है, आपको एपीमाइसियम दिख रही है। एपीमाइसियम के अंदर आपको बहुत सारे क्या दिखेंगे, मसल बंडल्स दिखेंगे, और उस मसल बंडल की जो कवरिंग होगी वो क्या होगी, पेरीमाइसियम होगी। तो इसका मतलब ये जो ब्लैक कलर के जो सर्कुलर है, ठीक है ना, ये जो जितने भी ब्लैक कलर के जो सर्कुलर है ये आपके क्या हो गए, ये पर्टिकुलरली ये जो रेड कलर के जो रेड कलर के आउटलाइन है ये आपके क्या हो गए, मसल बंडल्स हो गए। इस मसल बंडल्स की कॉमन कनेक्टिव कवरिंग कौन सी होगी, पेरीमाइसियम हो गई। ठीक है, और इसके अंदर पर्टिकुलरली मसल बंडल्स के अंदर ही एक जो आपका मसल फाइबर है उसकी कवरिंग कौन सी होगी, एंडोमाइसियम हो गई, और ये पर्टिकुलरली अंदर ब्लैक कलर का जो है स्केलेटल मसल फाइबर हो गया। तो इधर से हम लोग वापस से एक बार रिपीट करते हैं, स्केलेटल मसल फाइबर की कवरिंग क्या हो गई, एंडोमाइसियम हो गई। ठीक है, एंडोमाइसियम जो है, एंडोमाइसियम पर्टिकुलरली कवर कर रहा है स्केलेटल मसल फाइबर को। पेरीमाइसियम किसकी कवरिंग है, ये कवरिंग है आपकी मसल बंडल की। ठीक है ना, और ईच मसल बंडल कंटेन्स मैनी मसल फाइबर। ठीक है, और बहुत सारे मसल बंडल की कवरिंग क्या है, एपीमाइसियम है। ठीक है ना, तो कंप्लीट मसल बंडल्स की कवरिंग क्या है, लॉट ऑफ मसल बंडल्स की कवरिंग क्या है, एपीमाइसियम। मैनी मसल बंडल्स। ठीक है, उसकी कवरिंग क्या होगी, एपीमाइसियम होगी। तो तीन मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग बनाई है, मतलब कि आपको जब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मसल फाइबर तक पहुंचना है तो सबसे पहले आपको एपीमाइसियम को हटाना पड़ेगा, उसके बाद में मसल बंडल्स आएंगे। तो मसल बंडल्स के अंदर पड़े हुए मसल फाइबर, तो मसल बंडल्स की जो कवरिंग है, कौन सी कवरिंग, पेरीमाइसियम, उसको हटाना पड़ेगा। पेरीमाइसियम हट गया, पेरीमाइसियम के अंदर अब आपको मसल बंडल्स
के अंदर मसल फाइबर दिख रहे हैं, बट मसल फाइबर की भी एक कवरिंग है एंडोमाइसियम। वो एंडोमाइसियम को हटाना पड़ेगा, जब जाके आपको क्या है मसल फाइबर दिखेंगे। जब भी देखिए इधर दिखा हुआ है सिंगल मसल फाइबर और नीचे लिखा हुआ है एंडोमाइसियम, मतलब सिंगल मसल फाइबर इज कवर्ड बाय एंडोमाइसियम। और ये बहुत सारे मसल फाइबर जो है वो मसल बंडल्स के अंदर पड़े हुए, एंड दिस मसल बंडल्स इज कवर्ड बाय द पेरीमाइसियम। ये इसको कवरिंग इसको कर रहा है, ठीक है। और ये बहुत सारे मसल बंडल्स की कवरिंग कौन सी हो गई, ये इसकी कवरिंग होगी एपिमाइसियम। तो एपिमाइसियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, सेकंड मोस्ट कवरिंग इज द पेरीमाइसियम एंड द थर्ड मोस्ट इनर मोस्ट कवरिंग इज द एंडोमाइसियम, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे एक मसल फाइबर प्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलरली मसल बंडल्स के अंदर, और ऐसे बहुत सारे मसल बंडल्स मिलके क्या बना देते हैं, एक मसल बना देते हैं। वापिस से मैं आपको इसको रिवाइज करवाता हूं। लेट्स अज्यूम हम लोग बात करते हैं यहाँ पे स्केलेटल मसल्स, जो बाइसेप्स मसल होगी, इसको बोलते हैं बाइसेप्स मसल, ठीक है। आपने सुना होगा कोई बोलता है बाइसेप्स फ्लेक्स करो, तो वो ऐसे करता है। तो ये जो बाइसेप्स मसल से जब मैं जैसे इसको इस बाइसेप्स मसल्स को निकालता हूं, है ना, हम लोग जैसे एक्सपेरिमेंटली देखें तो जब इसको निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जो मसल है ना, ये मसल को आपको डायरेक्टली आपको मसल फाइबर हाथ में नहीं दिखेंगे। जैसे ही मसल आपके हाथ में आएगी, सबसे पहले उसके ऊपर एक कवरिंग होगी, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग, वो होगी एपिमाइसियम। उस एपिमाइसियम को आप खोलेंगे, जैसे ही एपिमाइसियम को खोलेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स दिखेंगे। उस मसल बंडल की कवरिंग क्या हो जाएगी, पेरीमाइसियम। उस पेरीमाइसियम को खोलेंगे तो मतलब कि क्योंकि एक मसल बंडल की कवरिंग पेरीमाइसियम है, उस पेरीमाइसियम को खोलेंगे तो एक मसल बंडल खुल जाएगा। उस मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, मसल फाइबर सेल होंगे। उस मसल फाइबर सेल को जब निकालेंगे तो वो मसल फाइबर सेल की भी कवरिंग होगी एंडोमाइसियम, और वो एंडोमाइसियम को जैसे हटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मसल फाइबर सेल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आपको समझ आया होगा कि कैसे 3 लेयर्स है, और 3 लेयर्स के बाद में हमको एक मसल फाइबर के बारे में स्टडी करने को मिलता है अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू देखा, वापस से कुछ चीजें जो रह गई है वो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बेटा ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, जैसे कि कोई भी टिश्यू है वहां पे ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। आर्टरीज वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है और वहां से वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि नर्व्स भी हो रही होगी, नर्व्स पेनिट्रेट कर रही होगी, क्योंकि स्केलेटल मसल से तो वो क्या है, वॉलंटरी है, और वॉलंटरी मसल्स हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कंट्रोल करते हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंपल्स लेके जाएगा, उस मसल को स्टिमुलेट करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगी, नर्व्स की भी सप्लाई होगी, ठीक है। इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया, एंडोमाइसियम बता दिया, और बाकी सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी। ये आपका एक अरेंजमेंट है जिसमें आपको ये पता लग रहा है कि सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग एपिमाइसियम है, उसके बाद में मसल बंडल्स की कवरिंग पेरीमाइसियम है, और मसल फाइबर की कवरिंग एंडोमाइसियम है, और उसके बाद में आपको क्या मिल रहा है, मसल फाइबर मिल रहा है, एक मसल फाइबर मिल रहा है, ठीक है ना। तो क्या आपको ये तीनों लेयर समझ आ गई। चलिए इसके बाद में थ्योरेटिकली यहाँ पे बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चल रहे हैं हम लोग। ईच ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ मसल बंडल। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि हर ऑर्गेनाइज्ड मसल जो है वो बहुत सारे मसल बंडल से मिलके बनी हुई है। किससे बनी हुई है, बहुत सारे मसल बंडल से मिलके बनी हुई है। तो ये चीज हमको पता होना चाहिए। और ये जितने भी मसल बंडल्स हैं, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ कॉमन कोलाजेनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर कॉल्ड फेशिया। ये किससे जुड़ी हुई है, सारी की सारी फेशिया के थ्रू जुड़ी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो एपिमाइसियम है बेटा, इसी एपिमाइसियम को, क्योंकि एपिमाइसियम इसको कवर कर रहा है, एक कॉमन कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, इसको हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली इसी को हम लोग फेशिया भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग फेशिया भी बोल देते हैं। तो एनसीईआरटी ने एपिमाइसियम, एंडोमाइसियम और पेरीमाइसियम वर्ड यूज नहीं करा है। एनसीईआरटी ने जो वर्ड यूज करा है वो क्या यूज करा है, फेशियल यूज करा है। तो many muscle bundles are held together by a common collagenous connective tissue covering which is known as fascia। जो ये लाइन एनसीईआरटी की है, हम लोगों ने वो डिस्कस कर ली। मॉड्यूल के बेसिस पे हम लोग देखते हैं, तो तीनों आपको कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, है ना। एनसीईआरटी बिल्कुल पैरेलल खोल के रखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन चल रहा है आपका टॉपिक, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, ईच मसल बंडल्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। बिल्कुल सही है, यही तो डिस्कस कर रहे हैं। ये आप मसल बंडल देख रहे हैं, ठीक है, ये आप मसल बंडल देख रहे हैं। दिस इज द मसल बंडल, वन मसल बंडल, दिस इज द अनदर मसल बंडल, दिस इज द अनदर मसल बंडल। तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि इस मसल बंडल की कवरिंग को तो बोलते हैं पेरीमाइसियम। तो जैसे ही सर आप ये पेरीमाइसियम को हटाएंगे, आपको अंदर बहुत सारे मसल फाइबर दिखने लग जाएंगे, और उस मसल फाइबर की कवरिंग क्या हो जाएगी, एंडोमाइसियम हो जाएगी। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर, ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर।
विच इज कवर्ड बाय द एंडोमाइसियम, विच इज नॉट रिटन इन एनसीईआरटी, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, तो क्या ये बात ना क्लियर हो गई आपको? वापस से एक बार क्विक रिवाइज करते हैं हम लोग बेटा। कोई भी मसल्स को आप लीजिए, आइसोलेट करिए, बॉडी से निकालिए उसको। सबसे पहले कवरिंग जो मिलती है आपको कनेक्टिव टिश्यू की, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम को हटाइए, बहुत सारे मसल बंडल्स दिखेंगे। उस मसल बंडल की जो कवरिंग होगी उसको क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम बोलेंगे। पेरीमाइसियम को हटाइए, जैसे ही पेरीमाइसियम को हटाएंगे बहुत सारे मसल फाइबर दिखेंगे आपको। उस मसल फाइबर की कवरिंग, मतलब एक मसल फाइबर की कवरिंग को क्या बोलेंगे? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम को हटाइए, फिर आपके हाथ में लगेगा एक मसल फाइबर। अब इस मसल फाइबर की हम लोग स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अगर समझना है कि मसल कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमको एक यूनिट लेवल पे देखना पड़ेगा कि उस यूनिट लेवल पे क्या फंक्शन हो रहा है। तो यूनिट लेवल पे समझने के लिए हम लोगों ने एपीमाइसियम को हटाया, मसल बंडल आए, मसल बंडल की पेरीमाइसियम को हटाया, मसल फाइबर आए, मसल फाइबर की एंडोमाइसियम को हटाया, एक मसल फाइबर हाथ में आ गया। इस मसल फाइबर की हम लोग स्टडी करेंगे हम लोग, और इस मसल फाइबर में देखेंगे क्या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब आ जाइए हम लोग अब एक मसल फाइबर के बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक सिंगल मसल फाइबर। एक सिंगल मसल फाइबर में क्या फंक्शन होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि मसल फाइबर जो होती है एक आपकी स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई, किसकी? मसल की। ठीक है, तो यहां पे आप बेटा मसल फाइबर देख रहे हैं, इसको हम लोगों ने एक डायग्रामेटिकली ऑलरेडी, जब मैंने आपको स्केलेटल मसल्स के बारे में, जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा था स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में, 2-3 पॉइंट मैंने आपको इस स्केलेटल मसल फाइबर के बारे में बता दिए थे। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। इसका शेप क्या होता है बेटा? ये एक मसल फाइबर दिख रहा है तो सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है आपको। एक मसल फाइबर और दूसरे मसल फाइबर में कोई ब्रांचिंग नहीं होती है, अनब्रांच होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियस क्या होता है? यूनि न्यूक्लिएटेड होता है या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है? यस, इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखिए बेटा, 1 2 3 4 और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। न्यूक्लियस की पोजीशन मैंने आपको बताई थी फेरीफ्री पे, मतलब आउटर पे है, फेरीफ्री पे। क्यों है आउटर पे वो भी हम लोग देखेंगे कि इसकी फेरीफ्री पे पोजीशन क्यों है, क्यों नहीं सेंटर पे न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर हम लोगों ने 2-3 पॉइंट और डिस्कस करे थे कि ये मसल वॉलंटरी होती है, ब्लड सप्लाई अबंडेंट होती है इसके अंदर, स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होता है इसके अंदर, और पर्टिकुलरली ये जो मसल होती है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है ना। तो अब हम लोग दूसरी चीजों पे आते हैं। अब हम लोग इसकी डिटेल स्टडी कर रहे हैं, इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं कि अंदर इस मसल फाइबर की क्या है और मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। देखेंगे बेटा, सबसे पहली बात तो न्यूक्लियस मैंने आपको बता दिया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बट उससे पहले बात ये समझिए कि सार्कोलेमा। देखिए, मैंने आपको एक वर्ड सिखाया था बेटा, सार्कोलॉजी। मैंने आपको बताया था कि जो सार्को वर्ड है ये आप दिमाग में फिट कर लीजिए। सार्को वर्ड जहां पे भी आए उसका मतलब क्या हो गया? वो किसकी बात कर रहा है? मसल्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था उस वक्त भी कि हम लोग जैसी प्लाज्मा लेमा की बात आएगी मसल फाइबर की, तो हम लोग उसको बोलने लग जाएंगे सार्कोलेमा। तो ये सार्कोलेमा मतलब ये किसकी बात कर रहा है? इस सेल की मेम्ब्रेन की बात कर रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? सार्कोलेमा बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम लोग बात करें, जो इसमें लेबलिंग मिस है कि इसका जो सार्कोप्लाज्म है, मतलब इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इन जनरल किसी भी सेल का अंदर का प्लाज्म जो होता है, सेल के अंदर का लिक्विड वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। बट मसल फाइबर के केस में हम लोग वो साइटोप्लाज्म की जगह क्या यूज कर रहे हैं? सार्कोप्लाज्म यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग इज द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोल रहे हैं? सार्कोप्लाज्म बोल रहे हैं। अब यहां पे न्यूक्लियस जो हो गया वो एक से ज्यादा है, तो इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं बेटा, वो होता है सिंसीशियम। सिंसीशियम। सिंसीशियम का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जब किसी भी सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो, उस कंडीशन को बोलते हैं सिंसीशियम। ठीक है ना, सो बिकॉज दिस मसल फाइबर हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसको सिंसीशियम बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में यहां पे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहली बात तो इधर हम लोग इन जनरल तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते ही है सेल के अंदर, बट यहां पे हम लोग जो यूज करेंगे वर्ड वो हम लोग यूज करेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ठीक है ना। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल है, वो होता है बेटा स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। वहां पे क्या स्टोर होता है, कैल्शियम स्टोर होता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस। तो सर ये कैल्शियम का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अभी मसल कॉन्ट्रैक्शन जब हम लोग समझेंगे, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी सीखेंगे, तो वहां पे समझेंगे कि विदाउट कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकती। तो कैल्शियम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाइंडिंग एफिनिटी शो करता है, वहां पे कहीं बाइंड होता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। दैट वी विल डिस्कस इन आवर फ्यूचर लेक्चर्स, ठीक है। बट राइट नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कि जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड विच इज एसेंशियल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो यहां पे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोल रहे हैं बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं एंड विच इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। तो यहां पे अंदर की तरफ में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, ठीक है। दूसरी बात यहां पे बेटा जो लेबलिंग आपको एक और दे रखी है, विच इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया तो इधर एक इन जनरल वर्ड दे रखा है, बट मसल फाइबर के केस में इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं, सार्कोजोम, ठीक है ना। किसके नाम से जानते हैं, सार्कोजोम्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सार्कोप्लाज्म इज द साइटोप्लाज्म। ये क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म कहलाता है, ठीक है। वैसे ही जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम लोगों ने बोला सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोजोम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग एक बार वापस से रिवाइज करते हैं, मैंने क्या क्या बताया। एक मसल फाइबर जब हम लोगों ने निकाला तो उस मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन को हम लोगों ने क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोलेमा बोल दिया। तो ये आप जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं उसको बोल रहे हैं सार्कोलेमा। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, उसको बोल दिया हम लोगों ने सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इस सार्कोप्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जो है, ये न्यूक्लियस क्योंकि एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं सिंसीशियम। मसल फाइबर इज अ सिंसीशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। एक से ज्यादा जो न्यूक्लियाई की कंडीशन है, इसलिए हम लोग इसको सिंसीशियम बोल रहे हैं। न्यूक्लियस की पोजीशन फेरीफेरी पे, ये भी बात क्लियर हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोजोम बोल दिया। और जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। बेटा यहां से क्वेश्चन रहता है तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियरली आपको एग्जामिनर पूछ लेता है कि स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम इन द मसल फाइबर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज सार्कोलेमा, पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर इज नोन एज, तो आपको सार्कोप्लाज्म पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे डिस्कस कर लिए। अब आ जाइए मसल फाइबर के अंदर कि ऐसा क्या है उधर कि पर्टिकुलरली जिसकी वजह से इस मसल के पास में कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी है, इन फाइबर्स के पास में कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी है, और हमारे बॉडी के अंदर ऐसे दूसरे सेल्स नहीं है जिनके पास में कॉन्ट्रैक्ट होने की एबिलिटी है। तो वहां पे जो फैक्टर आ जाता है बेटा, वो आ जाता है मायोफाइब्रिल का, ठीक है। मायोफाइब्रिल को ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, इनको हम लोग मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था बेटा कि जो स्केलेटल मसल्स जो होती है, स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, स्ट्रिएशन होता है, एंड स्ट्रिएशन इज व्हाट, द अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। तो जो अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड जो दिखता है, वो इन्हीं मायोफाइब्रिल्स की वजह से दिखता है। देखिए ये जो है, एक मायोफाइब्रिल को बाहर निकाल के बता रखा है आपको, और ऐसे अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स हैं। तो दिस इज वन मायोफाइब्रिल। इसकी हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे अभी कि एक मायोफाइब्रिल किससे बना हुआ होता है। तो ये मायोफाइब्रिल, ऐसे बहुत सारे मायोफाइब्रिल आपकी सार्कोप्लाज्म में है। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कि ये जो न्यूक्लियस की जो पोजीशन जो फेरीफेरी पे है, उसका कारण क्या है। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि न्यूक्लियस जो है फेरीफेरी पे, स्मूथ मसल में फेरीफेरी पे नहीं होता, वो सेंटर में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा जो इसका सार्कोप्लाज्म है, इट कंटेन्स लॉट ऑफ मायोफाइब्रिल। इसका जो सार्कोप्लाज्म है पूरा मायोफाइब्रिल से भरा हुआ है। जब पूरा पूरा अंदर मायोफाइब्रिल से भरा हुआ है, तो न्यूक्लियस की जो पोजीशन होगी, ऑब्वियसली न्यूक्लियस जो है वो आउटर फेरीफेरी पे होगा, क्योंकि बीच में तो जगह है ही नहीं। तो अंदर की तरफ में क्या है, बहुत सारे मायोफाइब्रिल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स बोलते हैं। तो आपको दोनों ही वर्ड याद रखने हैं, मायोफिलामेंट भी याद रखना है और मायोफाइब्रिल भी याद रखना है, ठीक है। और ये जो मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट है, इट इज नथिंग, इट इज मेड अप ऑफ टू प्रोटीन्स विच इज द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है बेटा। इसी के बारे में हम लोग अभी सीखेंगे कि एक्टिन और मायोसिन जो है उसका फंक्शन क्या है, वो पर्टिकुलरली किस तरह से रोल प्ले करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो दिस मायोफाइब्रिल एंड मायोफिलामेंट आर
मेड अप ऑफ टू कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन विच इज एक्टिन एंड मायोसिन। इसकी डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज फिलामेंट, सारे पैरेलली दिख रहे हैं आपको, इन द सार्कोप्लाज्म विच इज नोन एज मायोफिलामेंट एंड मायोफाइब्रिल। क्या बोलते हैं उसको? मायोफाइब्रिल बोलते हैं और मायोफिलामेंट बोलते हैं। तो ये बात आपको क्लियर इस डायग्राम से दिख रही होगी। ठीक है, एक बार वापस से सम अप करते हैं बेटा इस डायग्राम में क्या क्या दे रखा है और प्रीवियस स्लाइड में क्या दे रखा था। प्रीवियस स्लाइड में हम लोगों ने देखा कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स है दे आर एसोसिएटेड विद द बोन्स बाय द मींस ऑफ टेंडन। जब ये इस मसल को हम लोग देखते हैं तो मसल के सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग में हमको एक कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग दिखती है विच इज नोन एज एपीमाइसियम। एपीमाइसियम को हटाइए आप तो आपको अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स दिखेंगे जिसकी खुद की एक कवरिंग होती है विच इज नोन एज पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम को हटाइए आपको अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स दिखेंगे जिसकी भी कवरिंग होती है विच इज नोन एज एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम को हटाइए आपको मसल फाइबर निकल के आ जाएगा और मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन होती है उसको सार्कोलेमा बोलते हैं, उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं उसकी पोजीशन पेरिफेरी पे होते हैं, एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, उस कंडीशन को सिंसीशियम बोलते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम बोलते हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इट इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम विच इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे इसका जो सार्कोप्लाज्म है, दिस सार्कोप्लाज्म कंटेन्स मैनी पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स व्हिच आर नोन एज मायोफाइब्रिल एंड मायोफिलामेंट्स। अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल के बारे में हम लोग और स्टडी करेंगे कि ये किस प्रोटीन से बना हुआ होता है, एक्टिन एंड मायोसिन से बना हुआ होता है और ये एक्टिन एंड मायोसिन किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, देखेंगे बेटा। अब आप मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर यहां पे वापस से हम लोगों ने क्या देखा है बेटा, एक ही मसल फाइबर दिख रहा है आपको, दिस इज द वन मसल फाइबर। देखिए ना आपको यहाँ पे क्या दिख रही है, सार्कोलेमा दिख रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। ठीक है ना, वापस से लगभग वही डायग्राम रिपीट हुआ है और दूसरे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं इसको। अंदर की तरफ में जो साइटोप्लाज्म जो पिछले डायग्राम में आपको नहीं दिख रहा था वो हो गया सार्कोप्लाज्म इधर। ठीक है, न्यूक्लियस इस डायग्राम में नहीं दिख रहे हैं तो न्यूक्लियस आपको पता है बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को बोलते हैं सिंसीशियम। एनसीईआरटी में दे रखा है, आप साथ के साथ एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि मेनी न्यूक्लियाई कंटेन, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द सिंसीशियम। ठीक है, यहां पे आ जाइए। अब इसके बाद में मेन फोकस हमारा इसमें है मायोफाइब्रिल के ऊपर। तो देखिए जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, इधर से सार्कोलेमा को हटा दिया, इतने पोर्शन से सार्कोलेमा को कट करके बाहर कर दिया। जैसे सार्कोलेमा को बाहर करोगे आप तो अंदर आपको क्या दिखेंगे बेटा, सार्कोप्लाज्म दिखेगा। और जो सार्कोप्लाज्म है उसमें आपको मैनी पैरेलली अरेंज क्या दिख रहे हैं, फिलामेंट्स दिख रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोला हम लोगों ने, मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। ये दिख रहे हैं ना आपको, ये एक मायोफाइब्रिल हो गया, ये दूसरा मायोफाइब्रिल, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से इसके पीछे भी होंगे और पूरा पूरा जो इसका सार्कोप्लाज्म है इट कंटेन्स मैनी मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो बेटा जो मायोफाइब्रिल है, मैंने आपको बताया कि मायोफाइब्रिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिलामेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मायोफिलामेंट है ये दो प्रोटीन से मिलकर बनते हैं जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक्टिन से बनते हैं एंड मायोसिन से बनते हैं। दीज आर द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अभी से इसको दिमाग में रखना चालू कर दीजिए कि एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है और ये जो एक्टिन एंड मायोसिन के अरेंजमेंट के कारण ही ये मायोफाइब्रिल बन रहे हैं। और ये जो मायोफाइब्रिल का अरेंजमेंट है, देखिए इधर आपको एक वर्ड दे रखा है स्ट्रिएशन। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि वो स्ट्रिएशन जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि स्ट्रिएशन इज ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन अरेंजमेंट। और ये जो एक्टिन एंड मायोसिन का अरेंजमेंट इस तरह से है कि आपको कई जगह डार्क रीजन दिखता है, कई जगह लाइट रीजन दिखता है, फिर डार्क दिखता है, फिर लाइट दिखता है। इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिएशन। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिएशन जो देखने को मिल रहा है वो कहां देखने को मिल रहा है, वो मायोफाइब्रिल के अरेंजमेंट में देखने को मिल रहा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं बेटा इस डायग्राम में। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको एक जगह डार्क दिख रही है लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस चीज की बात कर रहे हैं हम लोग इस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे ये आपको पूरा डार्क रीजन दिख रहा है। ठीक है, फिर वापस से यहाँ पे देखिए ये आपको डार्क दिख रहा है, ये वाला। तो ये पूरा रीजन आपको डार्क दिख रहा है ना, ये वाला पूरा रीजन, तो इसको हम लोग डार्क बैंड बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको लाइट रीजन जो दिख रहा है उसको हम लोग लाइट बैंड बोलते हैं। तो ये देखिए ये वापस से डार्क दिख रहा है। ठीक है,
तो ये जो डार्क और जो लाइट जो दिख रहा है, ये वाला अभी देखिए मैं आपको बताता हूं, ये वाला लाइट है व्हाइट वाला, ये वाला लाइट है, दिस वन इज द लाइट। तो लाइट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट वाले को तो हम लोग बोलते हैं लाइट बैंड। दो वर्ड आते हैं बेटा इधर, एक आता है लाइट बैंड और एक आता है बेटा डार्क बैंड। ठीक है, तो अल्टरनेशन ऑफ लाइट बैंड और डार्क बैंड की वजह से जो आपको देखने को मिलता है वो जो पैटर्न होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग स्ट्राइएशन, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्राइएशन। तो यहां पे जो दे रखा है ना ये स्ट्राइएशन वर्ड, तो स्ट्राइएशन एक्चुअल में क्या है, वो डार्क बैंड और लाइट बैंड का अरेंजमेंट है। और ये जो डार्क बैंड और लाइट बैंड का अरेंजमेंट वो किसकी वजह से देखने को मिल रहा है, मायोफाइब्रिल की वजह से। और ये मायोफाइब्रिल में भी ऐसा क्या है जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन का अरेंजमेंट है। ठीक है ना, किसका अरेंजमेंट है, एक्टिन एंड मायोसिन का अरेंजमेंट, जिसकी वजह से डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिलता है। और ये तो आप एक मसल फाइबर देख रहे हो, ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर में इस तरह का अरेंजमेंट दिखेगा। तो इस तरह से आपको पूरी मसल जो होगी वो आपको स्ट्राइएटेड मसल दिखेगी, इसलिए हम लोग स्केलेटल मसल को क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं हम लोगों ने क्या देखा, ईच मायोफाइब्रिल हैज अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड ऑन इट। बिल्कुल सही बात है कि एक रीजन में डार्क होगा फिर लाइट होगा, ठीक है ना, डार्क होगा फिर लाइट होगा, फिर डार्क होगा फिर लाइट होगा, इस तरह से अल्टरनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड आपको देखने को मिलेगा। striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins actin and myosin। तो striated appearance किसकी वजह से आ रहा है, एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से। बेटा कुछ भी नहीं है, देखिए जो ये लाइंस आप देख रहे हो ना, ये एक्टिन फिलामेंट्स और मायोसिन फिलामेंट से बनी हुई लाइंस हैं। और ये इस तरह से अरेंज है कि आपको एक रीजन में क्या है, बिल्कुल डार्क रीजन दिख रहा है जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो आप, है ना। ये जो डार्क और लाइट बैंड की बार बार बात कर रहे हैं हम लोग, ये अंडर माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। व्हेन यू विल सी अंडर माइक्रोस्कोप, जब इसकी थिन सेक्शनिंग करके आप अंडर माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो आपको एक रीजन जो है माइक्रोस्कोप के नीचे आपको डार्क दिखता है और एक रीजन आपको लाइट दिखता है। तो आपको जब ये इनर पैटर्न दिख रहा है तो इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं स्ट्राइएशन और स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। ठीक है, तो यहां पे हमारी ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग एक लेवल ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये जो मायोफाइब्रिल है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोगों ने क्या करा, यहां पे हम लोग बहुत सारे मायोफाइब्रिल देख रहे थे एक मसल फाइबर के अंदर। अब हम लोग एक मायोफाइब्रिल की स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि मैंने ये वाला निकाल दिया, मान लीजिए ये वाला पकड़ के मैंने इसको बाहर निकाल दिया और यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे आपको डायग्राम दिखा दिया। सो दिस इज वन मायोफाइब्रिल, ये एक मायोफाइब्रिल है। और इस मायोफाइब्रिल में अगेन हम लोग अब देखेंगे डार्क बैंड और लाइट बैंड का पैटर्न कैसे होता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोटीन्स व्हिच विल फॉर्म द मायोफाइब्रिल। तो वन इज द एक्टिन एंड द अदर वन इज द मायोसिन। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा कि जो थिन फिलामेंट है, दो तरह के फिलामेंट बनते हैं, एक बनता है थिन फिलामेंट और एक बनता है थिक फिलामेंट। ठीक है, जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट जो बने हुए होते हैं वो एक्टिन प्रोटीन से बने हुए होते हैं और जो थिक फिलामेंट है वो किससे बने हुए होते हैं, वो मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देखिए बेटा इस डायग्राम में और आप खुद देख के बताइए कि कहां पे आपको थिक फिलामेंट दिख रहे हैं और कहां पे आपको थिन फिलामेंट दिख रहे हैं। तो यस, तो यहाँ पे बेटा देखिए जो रेड कलर की जो मोटी मोटी थिक लाइन दिख रही है विच इज द थिक फिलामेंट और इट इज द मायोसिन फिलामेंट। और यहाँ पे जो आपको जो थिन लाइन दिख रही है, बिल्कुल पतली पतली से जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये वाली जो ब्लू लाइन दिख रही है बीच बीच में, मायोसिन फिलामेंट की भी बीच में दिख रही है, दिस ब्लू लाइन इज नोन एज द थिन फिलामेंट और इट इज मेड अप ऑफ एक्टिन, और इसको फिर एक्टिन फिलामेंट भी बोल देते हैं। सो इसका मतलब यह है कि एक मायोफाइब्रिल जो है वो दो प्रोटीन से तो मिला हुआ है, मतलब कि एक्टिन प्रोटीन से बना हुआ है और मायोसिन प्रोटीन से बना हुआ है। और यही प्रोटीन क्या करते हैं, कुछ फिलामेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। वन इज द एक्टिन फिलामेंट विच इज द थिन फिलामेंट, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप के नीचे थिन दिख रहे हैं तो उसका नाम थिन फिलामेंट रख दिया हम लोगों ने। और द अदर वन इज द मायोसिन फिलामेंट विच इज द थिक फिलामेंट। ठीक है, तो दिस अरेंजमेंट ऑफ थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट इज सच दैट कि आपको बीच बीच में कुछ बेंडिंग पैटर्न दिखता है। बेंडिंग पैटर्न का मतलब कि डार्क बैंड और लाइट बैंड। ठीक है ना, तो अभी हम लोग इसी डार्क बैंड और लाइट बैंड को एक नाम से और जानने लग जाएंगे, आई बैंड और ए बैंड। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, दो नाम मैंने आपको बताया, एक डार्क बैंड बताया, ठीक है, तो डार्क बैंड को बेटा बोलते हैं ए बैंड। ठीक है, और मैंने आपको बताया लाइट बैंड, और लाइट बैंड को क्या बोलते हैं हम लोग, आई बैंड।
अब देखते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या डिस्कस किया कि एक मायोफाइब्रिल जो है उसमें एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन का अरेंजमेंट है। एक्टिन जो फिलामेंट है, एक्टिन प्रोटीन से जो बनते हैं वो थिन फिलामेंट होते हैं, कुछ थिन लाइंस बीच में मेरे को दिख रही है। मायोसिन फिलामेंट जो है वो मायोसिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं और वो थिक फिलामेंट होते हैं, तो थिक लाइंस हमको दिख रही है। ठीक है, अभी हम लोग एक लेवल ऊपर देखेंगे कि जो एक्टिन फिलामेंट है, देखिए एक्टिन फिलामेंट जो पतली पतली बीच में लाइन है, लेट्स अज्यूम कि यहां पे हम लोग देख रहे हैं तो ये जो लाइन है बेटा, ये एक्टिन फिलामेंट की लाइन है, ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, तो ये देखिए ये एक्टिन फिलामेंट है। सिमिलरली यहां पे भी ये भी एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, अब एक मैं आपको बात बता रहा हूं, ढंग से समझना। ये जो एक्टिन फिलामेंट है, ये एक्टिन फिलामेंट साइड में जो है वो किससे जुड़े हुए होते हैं, वो जेड डिस्क से जुड़े हुए होते हैं, जेड लाइन से जुड़े हुए होते हैं। ये रही आपकी जेड लाइन। ठीक है, ये जेड लाइन है, जिगजैग दिख रही है ना बेटा आपको। देखिए यहां पे भी देखिए, ये जो जेड लाइन है, ये जेड लाइन। ठीक है ना, तो इसको जेड डिस्क भी बोल सकते हैं, इसको जेड लाइन भी बोल सकते हैं हम लोग। तो दो जेड लाइन के बीच में आपको कुछ अरेंजमेंट दिख रहा है बेटा, दो जेड लाइन के बीच में, क्योंकि यही आपका पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। यहाँ पे जेड लाइन है, जेड लाइन से एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए, फिर जेड लाइन रिपीट हो गई, फिर जेड लाइन रिपीट हो गई। तो इस तरह से अल्टरनेशन आपकी जेड लाइंस की दिखती रहती है आपको, है ना। और यहां पे जेड लाइन के बीच में आपको अरेंजमेंट दिखेगा डार्क बैंड का और लाइट बैंड का। इसको समझते हैं हम लोग। देखिए बेटा, यहां पे जहां पे आपको मायोसिन फिलामेंट दिख रहे हैं, जहां पे आपको एक्सक्लूसिवली मायोसिन फिलामेंट दिख रहे हैं और मायोसिन फिलामेंट की ओवरलैपिंग दिख रही है किससे, एक्टिन से। मैं क्या बोल रहा हूं कि सर यहां पे आपको, आप बोल रहे हो कि ये जो है ये मायोसिन फिलामेंट है, बिल्कुल सही है ये। और ये मायोसिन फिलामेंट, यहां पे भी मायोसिन फिलामेंट है, ये भी मायोसिन फिलामेंट है। ठीक है, सो दीज आर द मायोसिन फिलामेंट। और मायोसिन फिलामेंट की सर ओवरलैपिंग भी दिख रही है, मतलब कि यहां पे एक्टिन और मायोसिन यूं है, ऊपर नीचे है। चलो यहां पे तो सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, बट यहां पे आपको मायोसिन की एक्टिन के साथ में ओवरलैपिंग दिख रही है। ठीक है, और बीच वाले पार्ट में सिर्फ आपका मायोसिन फिलामेंट है, वहां पे ना ओवरलैपिंग है ना एक्टिन फिलामेंट है। तो ये जो रीजन होता है, इस तरह के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं डार्क बैंड। मतलब कि ये जहां से ओवरलैपिंग स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे मायोसिन फिलामेंट है। आप तो सीधे सीधे याद रख लीजिए, जहां जहां थिक फिलामेंट है वहां डार्क बैंड है। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है ना बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ये आपको माइक्रोस्कोप के नीचे क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा। ये क्या दिखेगा आपको, डार्क दिखेगा। और यहाँ पे जहां पे सिर्फ क्या है, एक्टिन फिलामेंट है। देखिए अब यहाँ पे ये वाले रीजन को देखिए, अब यहाँ पे क्या है, मायोसिन फिलामेंट नहीं है, यहाँ पे एक जेड लाइन है और उससे एक्टिन फिलामेंट जुड़े हुए हैं। तो एक्टिन फिलामेंट तो आगे भी एक्सटेंड हो रहे हैं, बट वहां पे मायोसिन के साथ में ओवरलैपिंग है, तो वो वाला रीजन जो हो गया वो क्या हो गया, ए बैंड हो गया। और उसको हम लोगों ने डार्क भी बैंड बोल दिया, डार्क बैंड और ए बैंड। और जहां पे एक्सक्लूसिवली आपके एक्टिन फिलामेंट है, सिर्फ एक्टिन फिलामेंट है, वो रीजन जो है ये वाला रीजन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सिमिलरली यहां पे मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज द लाइट बैंड, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ए बैंड। देखते हैं, देखिए आप डायग्राम में दिख रहा है, वापिस से समझिए। चलिए यहां पे आप पास में देख रहे हैं कि यहां पे सर मायोसिन फिलामेंट है, तो यस मायोसिन फिलामेंट के लिए तो आपने बोला सर कि मायोसिन फिलामेंट जहां जहां है वहां क्या होगा, डार्क बैंड होगा, ए बैंड होगा। सिमिलरली सर यहां पे भी क्या होगा, डार्क बैंड होगा। ये डार्क बैंड है क्योंकि मायोसिन फिलामेंट है बेटा। थिक फिलामेंट जहां पे, वहां पे डार्क बैंड होगा, और उसी को हम लोग ए बैंड भी बोलेंगे। ए स्टैंड्स फॉर एन आइसोट्रोपिक बैंड, और आई बैंड, लाइट बैंड, आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक बैंड। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से मैं डायग्राम में ये क्लियरली देख पा रहा हूं कि ये पूरे मायोफाइब्रिल में मेरे को अल्टरनेशन ऑफ डार्क बैंड और लाइट बैंड देखने को मिल रहा है। यहां पे देखिए बेटा, ये डार्क बैंड हो गया, इसके बाद में ये लाइट हो गया, इसके बाद में फिर डार्क हो गया, फिर इसके बाद में ये लाइट हो गया, इसके बाद में ये डार्क हो गया।
यस सर, तो आप यही बोल रहे थे, अल्टरनेशन ऑफ डार्क बैंड एंड लाइट बैंड इन द स्ट्राइएटेड मसल और द स्केलेटल मसल इज ड्यू टू द एक्टिन एंड मायोसिन। ये देखिए एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से दिख रहा है, क्योंकि मायोसिन जहां पे है वहां पे क्या है, डार्क बैंड है और ए बैंड है, और जहां पे एक्सक्लूसिवली एक्टिन फिलामेंट है वहां पे क्या है, आई बैंड है। तो मैं आपको यही समझा रहा था कि डार्क बैंड और लाइट बैंड का पैटर्न जो होता है वो एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट की वजह से होता है, और वो हम लोगों ने अब जाके मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर में उसको हम लोगों ने डिटेल में समझा।